हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित रान गुप्ता आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी। जो बच्चे 11th क्लास में नए आए हैं, हालांकि सबको पता है कि उनके सामने एक प्रॉब्लम रहती है, दैट इज़ कि वो कॉमर्स लें, साइंस लें या कौन सा स्ट्रीम लें। तो अगर जो बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कॉमर्स के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे ये समझते हैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो होता है दैट इज़ अकाउंटेंसी। तो हम अकाउंटेंसी के बारे में ही समझने वाले हैं कि अकाउंटेंसी की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे आई, कितने सिस्टम है अकाउंटेंसी के अंदर, ये सारी चीज़ें हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहली बात देखिए, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट का नाम है जो कि हमें ये सिखाती है कि भैया हिसाब किताब कैसे रखा जाए, कैसे बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे जाएँ और उनसे कैसे हम परफेक्टली प्रॉफिट या लॉस निकालें या फिर किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हम पता करें। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब असेट्स और लिएबिलिटीज, है ना। किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है तो हमें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो ये कैसे करते हैं अकाउंटेंसी हमें ये सिखाता है। हालांकि अकाउंटेंसी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अकाउंटेंसी में जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो दो तरह के सिस्टम होते हैं। देखिए, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ये अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट्स बच्चे एक जैसा समझते हैं। अक्सर बच्चे सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स बोल देते हैं, दैट इज नॉट ट्रू। सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है, नॉट अकाउंट्स, है ना। तो हम आगे जैसे हमारी वीडियो आगे चलती जाएगी, जैसे हम टॉपिक में डिटेल में जाते जाएंगे आगे, तो हम ये डिफरेंस समझेंगे कि अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है ना, अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है। बेसिकली मैं आपको अकाउंटेंसी का मतलब समझा देता हूँ। जैसे कि हम मैथ्स पढ़ते हैं और मैथ्स का सब्जेक्ट का नाम मैथ्स नहीं होता, मैथमेटिक्स होता है। तो उसके अंदर हम कैलकुलेशन, प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं, परसेंटेज वगैरह। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। सेम एज अकाउंटेंसी भी हिसाब किताब के बारे में बताता है कि हमें कैसे हिसाब किताब करना चाहिए। अब आप कहोगे कि हमें ये बुक पढ़ने की क्या जरूरत है, हिसाब किताब तो हमारे पेरेंट्स भी समझा देंगे। बिल्कुल सही बात, लेकिन वो वैलिड नहीं है इंडिया के अंदर। वो हम अपने नॉलेज के पर्पज़ से, हम अपने रिकॉर्ड के पर्पज़ से हम रख सकते हैं। एक इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर भी एक हिसाब किताब कर सकता है। क्या उसके अंदर इतना बुद्धि नहीं होगी, कि इतना दिमाग नहीं होगा कि वो हिसाब किताब नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। कि इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, ये क्या हिसाब किताब नहीं कर सकते क्या? ये मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ हिसाब किताब। अब ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं अब वर्ड यूज़ करूँगा अकाउंटिंग। हम हिसाब किताब की प्रोसेस को, जो हिसाब किताब रखने की प्रोसेस होती है, उसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स। तो अकाउंटिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन कौन सी अकाउंटिंग करते हैं हम लोग? देखो, हम जो एक शॉपकीपर होते हैं, जो शॉप्स को ओपन करके बैठे हुए हैं, ये भी तो अपने अकाउंटिंग मेंटेन करके चलते हैं, अकाउंट्स बनाते होंगे। तो डिफरेंस क्या है? बेसिकली डिफरेंस क्या है, जरा डिफरेंस समझते हैं। देखिए, दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है उसमें कोई रूल्स नहीं होते, उसमें कोई लॉ नहीं होते हैं, कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं। जो इंसान अपनी मर्जी से करना चाहता कर सकता है, इसलिए ये वैलिड नहीं है। आप खुद सोचिए, जिसके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। अब मैं 10 शॉपकीपर को बोला कि भैया ये हिसाब किताब बनाओ, मैंने उनको एक जैसा हिसाब किताब ही दिया कि भैया इतना उधार आया, इतना, ये सब चीजें ऐसे करके दी, और 10 शॉपकीपर ने अपनी मर्जी से, क्योंकि इधर किसी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है भाई, इधर कोई लॉ नहीं है, इधर कोई एक तरह से कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। देखा जाए तो यूनिफॉर्मिटी वर्ड बेस्ट रहेगा, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है इधर, इसलिए वैलिड नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स भी अपने घर में एक डायरी मेंटेन करके चलते हैं कि भैया इतने इस बंदे से ये पैसा आया, इस बंदे को ये पैसा देना है। तो ये सारी चीज़ें सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। छोटे मोटे शॉपकीपर्स होते हैं, उनसे भी हम देखते हैं कि भैया वो एक लाल सी किताब मेंटेन करके चलते हैं, है ना, और वो अपना रिकॉर्ड रखते हैं कि इस फलाने आदमी का ये अकाउंट है, इतना पैसा आ चुका है, इतना उधार खरीदा, कितना बचा, है ना। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, हर इंसान अलग अलग तरीके से लेके चलता है। और ये अर्ली टाइम से, ये अकाउंटेंसी, देखिए अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट नेम। अकाउंटिंग की बात करेंगे कि हिसाब किताब आज की बात नहीं है भाई, हिसाब किताब अर्ली मैन के टाइम चला आ रहा है। तो अर्ली मैन, अब बोलोगे अर्ली मैन के कैसे, आप कैसे बोल सकते हो? देखो, अर्ली मैन जो होते थे ना, वो केव्स में रहते थे, जंगलों में जो केव्स होती थी पहाड़ों में, उनके पहाड़ों में जो गुफाएं होती थी, उधर ये इमेजेस पाए गए हैं। वो अर्ली मैन जो होते थे, वो पहाड़ों की जो गुफाओं की दीवार होती थी, केव्स जो होते थे, उधर वो ड्राइंग्स बनाते थे। उधर पाया गया है कि उन्होंने हिसाब किताब करते थे वो, है ना। इजिप्शियन भी थे, है ना। तो मेन बात ये है कि भैया सिंगल एंट्री सिस्टम अर्ली मैन के टाइम से आ रहा है, ये आज की बात नहीं है, ये एंशिएंटली चला आ रहा है, एंशिएंटली चला आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। अब बात आती है, ये राजा महाराजे भी यूज करते थे,
नो डाउट आप खुद सोचिए कि राजा महाराजा जो हुआ करते थे, जो मुगल्स टाइम आया उससे पहले बहुत सारे राजा महाराजा हुआ करते थे भैया, हमारे इतने सारे राज हुआ करते थे। महाभारत हमने सुनी है, तो उधर क्या राजा महाराजा नहीं हुआ करते थे? होते थे। पुराने ज़माने में बहुत राजा महाराजा होते थे। क्या वो अपने खजाने का हिसाब किताब नहीं रखते होंगे? रखते होंगे, नो डाउट। तो ये उस टाइम पे भी यूज़ होता था, किंगडम्स में भी यूज़ होता हुआ आया है, ये अच्छा खासा किंगडम में भी यूज़ होता हुआ आया है, हर किसी के राज्य में यूज़ होता हुआ आया है। क्या ये आज भी यूज़ होता है? बिल्कुल, आज भी यूज़ होता है, बिल्कुल प्रेजेंट में भी ये यूज़ होता है। हर तरह का शॉपकीपर, हर तरह का इंसान सिंगल एंटी सिस्टम को मेंटेन करके चलता है। फिर ये फेल क्यों हो गया? मैंने जैसे कि बताया कि इधर ना तो इधर कोई रूल्स हैं, ना कोई इधर कंसेप्ट है, और ना ही कोई यूनिफॉर्मिटी है, समझ रहे हो बात को? ना तो कोई इधर कंसेप्ट है, ना रूल्स हैं, ना प्रिंसिपल्स हैं। रूल्स कह लो या प्रिंसिपल्स कह लो, ना तो इधर कोई प्रिंसिपल्स हैं ना रूल्स हैं, मतलब नथिंग। और देखो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, है ना, मैथ्स पढ़ते हैं, देखो उधर रूल्स होते हैं, उधर कंसेप्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के देखो, मैथमेटिक्स में हम जो प्लस माइनस करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं, तो यही तो रूल्स होते हैं, यही तो प्रिंसिपल्स होते हैं, फिजिक्स है। तो ऐसे ही इसके अंदर नहीं थे, ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये वैलिड नहीं है। अच्छा, कोई भी बना सकता है इसको, हर डॉक्टर होता है और डॉक्टर अपनी क्लिनिक में बैठा हुआ है, तो वो क्या बेसिकली क्या रिकॉर्ड करता है? इतने पेशेंट आए, इतने पेशेंट से इतना पैसा आया, एक साइड ये लिखा और एक साइड खर्चे लिख दिया, एक साइड अपनी इनकम लिखी, एक साइड अपने खर्चे लिख लिए, दैट्स इट। क्या ये परफेक्ट है? और हम इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एक्चुअली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं। बिल्कुल, आप जब इसके ऊपर चैप्टर पढ़ोगे, इसके ऊपर चैप्टर है 11th में, जो आप पढ़ोगे इसे, तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोले जाते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोले जाते हैं। अब क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि ना तो ये प्रॉफिट शो करता है, ये प्रॉफिट शो तो करेगा लेकिन वो ट्रू नहीं होंगे, ठीक है, ना तो ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन शो तो करेगा लेकिन वो ट्रू नहीं होंगे। ट्रू का मतलब सही नहीं होंगे। और जब हमें ना तो प्रॉफिट सही से पता चल रहा है, ना ही फाइनेंशियल पोजीशन सही से पता चल रही है, तो फिर हम ये कंसेप्ट हम यूज़ क्यों करें? लेकिन छोटे बिजनेस जो होते हैं ना, वो इसे यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है। देखो, बड़े बिजनेस छोटे बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है? एक बड़ा बिजनेस है भाई और एक छोटा बिजनेस है। छोटा बिजनेस आप समझ रहे हो भाई, छोटा है तभी तो हम छोटा बिजनेस बोल रहे हैं, उसके बाद इतना पैसा नहीं है, उसके ऑपरेशन इतने नहीं है, तो क्या वो अकाउंटेंट को हायर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, जैसे एक शॉप ले लेते हैं, वो क्या करता है, पूरे साल भर का रफली या पूरा डिटेल में अपने पास सिंगल एंट्री सिस्टम करके रिकॉर्ड कर लेगा, और फिर एंड में जाके जब उसे टैक्स पे करना होगा, क्योंकि जब हम टैक्स पे करते हैं इन इंडिया, तो हमें टैक्स पे करना होता है, तो बैलेंस शीट वगैरह बना के देनी पड़ती है, प्रॉपर अकाउंट्स भी कभी कभी सबमिट करने पड़ जाते हैं। तो जो प्रॉपर अकाउंट सबमिट कर जाते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, ना कि सिंगल एंट्री सिस्टम को। समझ रहे हो बात को? क्योंकि गवर्नमेंट इसे वैलिड नहीं मानती इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करो, किसी ने नहीं रोका है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो हम इसे यूज क्यों करें, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं लेनी है, क्योंकि अभी डबल एंट्री सिस्टम ही समझना है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम, हालांकि मैं ये बता रहा हूँ कि सीए की सबसे ज़्यादा इनकम इसी से ही होती है। बता देता हूँ कैसे। क्योंकि आपने देखा होगा आपके आसपास मेन मार्केट्स में कितनी सारी शॉप्स होती है, इन्हें जीएसटी और इन्हें टैक्स, जो हर साल का टैक्स जो पे करना होता है ना, तो वो पे करने के लिए इन्हें डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है। और इन्हें डबल एंट्री सिस्टम आता है, कितने सारे डॉक्टर्स हैं, कितने सारे इंजीनियर्स हैं, है ना। अच्छा, मैं बड़े बिजनेस की बता था कि बड़े बिजनेस क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करके चलते हैं। क्यों करके चलते हैं? क्योंकि उनके पास भैया बहुत सारा पैसा, वो सीए वगैरह को हायर कर लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है इधर की कि सीए सबसे ज़्यादा पैसा इधर कैसे कमाते हैं। जो सीए किसी जॉब पर नहीं है, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अपना बिजनेस खुद का ओपन कर रखा है, तो ये छोटे मोटे बिजनेसमैन उधर जाते हैं, अपने सिंगल एंट्री सिस्टम लेकर जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि भैया इनको कन्वर्ट कर दो डबल एंट्री सिस्टम में। तो सीए क्या करता है, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके उनको कन्वर्ट करता है डबल एंट्री सिस्टम से, और सीए इसी से सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये चैप्टर हम 11th के एंड में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये लास्ट के चैप्टर्स में ही आता है। तो ये चैप्टर आप बोलोगे भैया ये तो वैलिड ही नहीं है, तो फिर ये तो बेकार हो गया। नहीं भैया, लोग इसे बहुत यूज़ करते हैं और इसको डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना जरूरी है। डबल एंट्री सिस्टम तो हम सीखेंगे पूरे साल भर, लेकिन इसे भी सीखना जरूरी है, क्योंकि जब इसी के बारे में नहीं पता हो तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे, ठीक है ना। तो सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये वैलिड नहीं है, लेकिन हमें डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है।
जैसे कि मैंने बताया कि ये दो सिस्टम है, एक सिस्टम वैलिड नहीं है, ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ में वैलिड नहीं है, और हाँ लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डबल एंटी सिस्टम की बात करते हैं। डबल एंटी सिस्टम इज़ वेरी यूनिक सिस्टम और वेरी परफेक्ट सिस्टम। हालांकि ये आज भी मॉडिफाइड होता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये मैन मेड है, ये सिस्टम जो है मैन मेड है, ये अकाउंटेंसी है कि ये नेचर में तो हमें नहीं मिला, ये मैन मेड है। तो मैन मेड जितनी भी चीज़ें होती है उसे हमें मॉडिफाइड करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है। अब ग्रेविटी को तो मॉडिफाइड नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेविटी नेचर से मिली हमें, है ना। एक्शन वर्सेस रिएक्शन को मॉडिफाइड तो नहीं कर सकते ना। तो ये क्या है, नेचर से हमें चीज़ें मिली हैं, इनको मॉडिफाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन मैन मेड जो चीज़ें होती है उन्हें मॉडिफाइड किया जा सकता है। ये ऐसा सिस्टम है जो प्योरली ह्यूमन मेड है, और इसको टाइम टू टाइम हम मॉडिफाइड करते हैं जिससे कि हमें परफेक्टली रिजल्ट पता चले, ठीक है। अब डबल एंटी सिस्टम की बात करें, हालांकि डबल एंटी सिस्टम का जिक्र बहुत पहले से होता हुआ है। इवन ये तक कहा गया है कि ये 6th सेंचुरी में भी इसका जिक्र हुआ है, 6th सेंचुरी में भी इसका जिक्र हुआ है। लेकिन उसका कोई एविडेंस ऐसा प्रॉपर बुक में नहीं मिला। यूज हुआ है ये तो हमें पता चला है कि इटालियन और फ्रांस इन कंट्रीज में काफ़ी सारे एक तरह से हमें प्रूफ मिले हैं कि हाँ भाई, लेकिन प्रॉपर बुक नहीं मिली इसके ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे बुक्स वगैरह लिखी जाती थी। तो 1211 में समथिंग ऐसा कुछ एक पहली बार जिक्र हुआ था, उधर भी यूज़ करते थे। लेकिन हम बात करें कि इसके ऊपर बुक पहली बार किसने लिखी थी और डबल एंटी सिस्टम के फादर कौन है, सर फ्रा लूका पासोली। यकीन मानो ये पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम बोलने में भी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने पूरा नाम नहीं लिखा। आप गूगल पे जाएंगे तो सर फ्रा लूका पासोली का पूरा नाम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि मैंने क्यों नहीं लिखा, ठीक है। हाँ, नॉर्मली इस नाम से बोला जाता है सर लूका फ्रा पासोली या फ्रा लूका पासोली ये बोला जाता है, और कभी कभी तो ये बोल दिया जाता है लूका पासोली शॉर्ट में। हर सब्जेक्ट के फादर होते हैं। अब फादर किससे बनाया जाता है हर सब्जेक्ट का, उन्हें बनाया जाता है जो सबसे ज़्यादा उसमें एक तरह से योगदान देते हैं, कहते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो सर लूका फ्रा पासोली मैथमेटिशियन थे। उनको मैथमेटिक्स में बड़ी रुचि थी, ज्योमेट्री एंड और ये सारी चीज़ों में इसमें बहुत इंटरेस्टेड थे। इन्होंने 1494 में ये, हालांकि ये चर्च में एक तरह से मॉन्क थे, ये है ना, मॉन्क थे, है ना। जो मॉन्क आप समझते हो चर्च में फादर वगैरह एंड ऑल ये होते हैं, तो ये थे और ये मैथमेटिशियन थे। और इन्होंने क्या करा कि 1494 में, हालांकि शुरुआत इन्होंने बहुत पहले कर दी थी, लेकिन इन्होंने कभी क्लेम नहीं करा कि मैं ही पहला इंसान हूं जो मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। इन्होंने कभी नहीं बोला। इन्होंने पहली बार, ये वो इंसान थे जिन्होंने इसके ऊपर पहली बार बुक लिखी। मैंने पहले बताया कि ये पहले ही 16th सेंचुरी में ये जिक्र हो चुका था, 16th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, है ना, और 13th सेंचुरी में ये बात आ चुकी है कि डबल एंटी सिस्टम नामक भी कोई चीज़ है, ठीक है। बहुत लोग यूज़ करते थे उससे पहले अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखने के लिए, अपने खजाना वजाने के रिकॉर्ड्स रखने के लिए, ये सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड करते थे भाई। लेकिन मैंने पहले बताया इन्होंने कभी क्लेम नहीं करा कि भैया कि मैं पहला इंसान हूं जो मैं ये बता रहा हूं कि भैया डबल एंटी सिस्टम होती है। इन्होंने कभी क्लेम नहीं करा। इससे पहले ये बात आ चुकी थी कि डबल एंटी सिस्टम नाम की कोई चीज़ है, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। इजिप्ट की अगर हम बात करें, इजिप्ट की पिरामिड है। इजिप्ट एक बहुत बड़ी एक तरह से बोल सकते हैं कि किंगडम टाइप रहा है। तो इजिप्ट में अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी पिरामिड बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो जब लोग बिना किसी मशीनरी के, केवल ह्यूमन हैंड से इतने बड़े पिरामिड बना दिए, तो क्या वो एक छोटा सा, बोले तो हम छोटा तो नहीं, अगर हम बोले तो क्या एक अकाउंटिंग का एक सिस्टम नहीं बना सकते थे? तो अकाउंटिंग का सिस्टम था पहले, हम मना नहीं कर रहे। सिंगल एंटी सिस्टम था, ये परफेक्ट नहीं था। उस टाइम पे भी डबल एंटी सिस्टम था नहीं था, लेकिन हम इधर जिक्र हुआ है हिस्ट्री में, नो डाउट कि कुछ ना कुछ प्रूफ्स मिले हैं कि 16th और 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी में डबल एंटी सिस्टम फॉलो होता था। लेकिन इसका जिक्र पहली बार एक बुक में जो जिक्र करा गया प्रॉपर, वो उन्होंने करा था फ्रा लूका पासोली सर ने, ठीक है। 1494 में इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी उसमें 36 शॉर्ट्स चैप्टर थे जिसके अंदर उन्होंने डबल एंटी सिस्टम का जिक्र करा था। हालांकि मैंने इस बुक का नाम भी आपको नहीं बताया, उस बुक का नाम भी बड़ा अजीब सा था। आप जाके गूगल वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो वैसे भी आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये साहब जी हैं,
है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इनका नाम ज़रा याद रखना, है ना, और ये ईयर याद रखना है, और इन्होंने अपनी बुक दी थी, और ये मैथमेटिशियन थे, तो ये आपको मेन इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बुक लिख दी, ठीक है, इटालियन में थी शायद ये बुक, तो ये बुक लिख दी इन्होंने, भाई साहब ने, ये सर, हम भाई साहब तो नहीं बोल सकते, सर बोलेंगे इन्हें, तो इन सर ने बुक लिख दी। अब इन्होंने जिक्र कर दिया, हलचल होती रही इसके अंदर, लेकिन 1700s में अगर हम बात करें, 1700s में ब्रिटिशर्स का अच्छा खासा बोलबाला था अर्थ पर, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में इन्होंने अपनी कॉलोनियल, इन्होंने एक तरह से कब्जा कर लिया था, कॉलोनीज बना ली थी, मतलब एक तरह से ये दूसरे देशों में राज कर रहे थे। अब इतना बड़ा इनका सिस्टम हो गया था कि इन्हें हिसाब किताब की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ गई। तो इन्हें इन्होंने क्या करा, इनके लोगों ने क्या करा कि इनकी बुक को ट्रांसलेट करा, क्या करा, ट्रांसलेट करा इंग्लिश में। सबसे पहली बात, वो 1500 में ट्रांसलेट हो गई थी, लेकिन 1700 से इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, वर्क, कि भैया अब इसे अच्छे से डेवलप करते हैं। उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि भैया देखो, ये अभी भाई सर लूका फ्रापासियो ने जिक्र तो कर दिया, उन्होंने डबल एंटी सिस्टम के बारे में पूरा बताया, और उन्होंने अपनी बुक्स में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री वगैरह, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन उसके अंदर ये डबल एंटी सिस्टम के ऊपर भी जिक्र था। उन्होंने बताया कि कैसे डबल एंटी सिस्टम काम करता है ना। तो उन्होंने हल्की फुल्की झलक दे दी, लेकिन फिर इसको 1700 के आसपास इस पर वर्क करना स्टार्ट करा ब्रिटिशर्स ने, और बहुत अच्छे से वर्क करा। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो दो ही अप्रोच हैं डबल एंटी सिस्टम की, दैट इज ब्रिटिश अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। ब्रिटिश अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। हालांकि दोनों ही अगर अलग अलग पढ़े तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं ना तो भाई साहब मजा आ जाता है, और उसे बोलते हैं हाइब्रिड अप्रोच। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड अप्रोच, और मजा आ जाता है इसे पढ़कर, यकीन मानो फिर ये बहुत परफेक्ट हो जाती है, ठीक है। हाँ, लेकिन ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसके अंदर, नो डाउट। उन्होंने बहुत 1700 पे इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि भैया हम इतने बड़े लेवल पे हम कॉलोनी एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं कंट्रीज पर, और उनके ऊपर राज कर रहे हैं, तो हमें जरूरत पड़ेगी, हमें तो हमारा बिजनेस, इनका ये क्या थे, इन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करा। इंडिया से अगर हम इंडिया की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन करी। ये किसी भी कंट्री में एंटर होते थे तो ये बिजनेस पर्पज से एंटर होते थे, और बिजनेस पर्पज से फिर धीरे धीरे ये उनके ऊपर राज करना स्टार्ट करते, कॉलोनी बसाना स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो इन्होंने इसके ऊपर वर्क करा, क्योंकि भैया हिसाब किताब की, इन्हें परफेक्ट हिसाब किताब की बहुत होती है, अकाउंट की बहुत होती है, तो उन्होंने डबल एंटी सिस्टम को फिर डेवलप करना स्टार्ट करा। अगर सर लूका फ्रापासियो को पहली बार बुक में जिक्र करना माना जाता है, तो ब्रिटिशर्स को ये बोला गया कि भैया इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा काम करा, ठीक है। लेकिन क्या फ्रा लूका पासियोली ही अकेले थे, नहीं, मैंने पहले बताया, इससे पहले भी ये जिक्र हो चुका है। तो ये छोटा सा एक हम लेके चले, तो ये एक छोटी सी, देखो ये मैं हकीकत बताऊँ, ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाई है डबल एंटी सिस्टम, आप यकीन मानिए ये बहुत डिटेल में है, और मैं यकीन बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे नाम है ना कि आप बोल नहीं पाओगे, प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, आप मेरी बात को समझिए। ये छोटा सा मैंने आपको शॉर्ट या फिर ब्रीफ मैंने आपको ये समझाया कि ये क्या है क्या नहीं है ना। तो बेसिकली हम जो लेवल में सीखने वाले हैं, हमारी जो अकाउंटेंसी होगी वो डबल एंटी सिस्टम के ऊपर होगी। क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं, इसके अपने कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं जो इसे बेहतर बनाती है, और इसके प्रिंसिपल्स भी हैं। हम प्रिंसिपल्स इधर लिख लेते हैं, समझ रहे ना बात। और ये लीगली भी है, हमारे देश के अंदर तो भाई लीगली है, और काफ़ी सारी कंट्रीज में लीगली है। हाँ, इंडिया लेवल पे भी इसको सुधारा जाता है, और वर्ल्ड लेवल पे भी इसकी कमेटी है। तो भैया हम उस लेवल पे भी ये जैसे WTO है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, वो हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी इसकी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके ऊपर काम करती है और इसके ऊपर मॉडिफिकेशन देती रहती है, ठीक है। और मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे डबल एंटी सिस्टम क्या है, सिंगल एंटी सिस्टम क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस अभी आप अच्छे से नहीं समझ पाए हो, मुझे पता है, बस मैंने ऊपर से लिख दिया, और आप
नए हो तो आपको वैसे भी अभी आपको इतना अच्छे से नहीं पता चलेगा, लेकिन आई प्रॉमिस आपको पता चलेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जब आप तक डबल एंट्री सिस्टम नहीं समझोगे, पहले आप डबल एंट्री सिस्टम पे पूरा काम करोगे और फिर आप समझोगे कि भैया ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये मतलब समझ चुके हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।